नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम जुलाई महीने का उत्तराखंड करंट अफेयर पढ़ेंगे। उत्तराखंड करंट अफेयर के इस महीने के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वह सभी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। हर एक क्वेश्चन की दोस्तों आपको डिटेल भी मिलेगी, जिससे आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाए और एग्जाम में अगर क्वेश्चन से संबंधित कोई भी फैक्ट पूछा जाए तो आप उसे इजीली सोल्व कर पाएँ। तो जिन लोगों का आने वाले दिनों में कोई भी एग्ज़ाम है तो आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, और हमारी मंथली करंट अफेयर की जो सीरीज है उसमें जाकर आप अदर मंथ की क्लास भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है और बताना है दोस्तों, नीति आयोग के द्वारा जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 पर्वतीय और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में समग्र रूप से उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पहला। देखिए, नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है निवेश अनुकूलता सूचकांक। 2026 में इस सूचकांक में उत्तराखंड ने पर्वतीय और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं बात कर लेंगे हम दोस्तों कि भारत के सभी राज्यों में उत्तराखंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो 11वां स्थान प्राप्त किया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर उत्तराखंड को 47.5 अंक प्राप्त हुए थे, और पूरे भारत में दोस्तों उत्तराखंड को फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल किया गया। ये जो सूचकांक है, ये सूचकांक दोस्तों राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का मूल्यांकन व्यावसायिक वातावरण, आधारभूत संरचना, संसाधनों की उपलब्धता और वित्तीय स्वास्थ्य जैसे प्रमुख मानकों पर आधारित है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में सूचकांक से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि उत्तराखंड भारत का कौन सा पूर्ण साक्षर राज्य बना। देखिए, उत्तराखंड जो है ये भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, किस कार्यक्रम के तहत बना, तो जो भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं उनको हम जान लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड ने स्वयं को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है। इसके साथ ही वह उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत का छठा राज्य बन गया है। ठीक है, उपलब्धि की बात करेंगे तो उत्तराखंड 98% या उससे अधिक साक्षरता दर के साथ पूर्ण साक्षर राज्य घोषित होने वाला देश का छठा राज्य बन गया है। तो कार्यक्रम याद रखिएगा, उल्लास कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड से पहले मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया जा चुका है। लद्दाख इस योजना के अंतर्गत पूर्ण साक्षर घोषित होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। कार्यक्रम की बात करें तो यह उपलब्धि भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त की गई। इस कार्यक्रम के तहत किसी राज्य को पूर्ण साक्षर तब माना जाता है जब 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में वयस्क साक्षरता दर कम से कम 95% हो तथा सभी निरक्षर वयस्कों को बुनियादी शिक्षा उपलब्ध कराई गई हो। तो याद रखिएगा, ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपसे पेपर में बन सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने। देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के 11वें जो अध्यक्ष बनाए गए तो ये गजेंद्र जोशी बनाए गए हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गजेंद्र जोशी ये चंपावत के रहने वाले हैं। ठीक है, लेफ्टिनेंट थे, तो इन्हें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। अगला प्रश्न है कि 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था। देखिए, 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो आपका आयोजित हुआ था ये बनबसा, टनकपुर, चंपावत में आयोजित हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, और पहली बार दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देश में जो मनाया गया था 2015 में मनाया गया था। याद रखिएगा, इस बार ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था और 21 जून को प्रति वर्ष योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और हम बात कर लेंगे दोस्तों कि पूरे भारत में राष्ट्रीय स्तर पर यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहाँ पर मनाया गया था, तो कोलकाता में मनाया गया था, उसको भी याद रखें। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में
किसे लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में दोस्तों लोकमान्य तिलक ये दिया गया है दोस्तों अजीत डोभाल को। ठीक है, तो अजीत डोभाल ये आपके लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वर्तमान में। ठीक है, और उत्तराखंड से ही इनका संबंध आता है। आगे बढ़ जाएंगे। राज्य में किस स्थान से खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों आपका रुद्रपुर से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो राज्य में दोस्तों जो खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम शुरू हुआ तो ये रुद्रपुर से शुरू हुआ था। देखिए हमारे देश के जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं वर्तमान में, तो वह हैं दोस्तों आपके शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कार्यक्रम में रुद्रपुर से इस अभियान को शुरू किया गया था। ठीक है, इस मौके पर दोस्तों 369.66 करोड़ की विकास योजनाओं का भी लोकार्पण किया गया था। मुक्तेश्वर में 100 करोड़ की लागत से क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किया जाएगा। बड़ी नर्सरी स्थापित करने के लिए दी जाएगी 4 करोड़ तक की सहायता। मतलब आप अगर कोई बड़ी नर्सरी स्थापित करना चाहते हैं तो आपको 4 करोड़ की, और छोटी नर्सरी स्थापित करना चाहते हैं तो 2 करोड़ की सहायता मिलेगी। चौबटिया जो कि अल्मोड़ा में स्थित है, यहाँ पर 15 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्थापित किया जाएगा। फसलों की सुरक्षा हेतु घेरबाड़ कार्यक्रम के तहत 65 करोड़ की व्यवस्था की गई है। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन ये आपका 104 करोड़ की धनराशि से स्थापित किया जाएगा, इसको भी याद रखें। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल विजय दिवस पर परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिकों को सरकार की ओर से दी जाने वाली अनुग्रह राशि 1.5 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये दोस्तों 2 करोड़ कर दी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो हाल ही में दोस्तों जो आपका कारगिल विजय दिवस मनाया गया था, तो इसी दिन दोस्तों इस राशि की घोषणा की गई है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली 3 स्टार अंतर्राष्ट्रीय कुराश रेफरी मंजू नयाल बनी, यह राज्य के किस जिले से संबंधित हैं? देखिए मंजू नयाल की बात करेंगे तो ये आपके अल्मोड़ा जिले की है, जो कि भारत की पहली 3 स्टार अंतर्राष्ट्रीय कुराश रेफरी बनी हैं। ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेफरी होता है। ठीक है, जो कुराश है तो कुराश दोस्तों जूडो की तरह एक मार्शल आर्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, मतलब जो कुश्ती होती है, कुश्ती जूडो और कुराश ये दोस्तों एक से ही खेल होते हैं। और उज्बेकिस्तान में दोस्तों इन्होंने एक एग्ज़ाम पास किया और उस एग्ज़ाम पास होने के बाद ही ये 3 स्टार रेफरी बनी है। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड महक क्रांति नीति का क्रियान्वयन किस संस्था द्वारा किया गया या किया जाएगा? तो ये दोस्तों आपका सगंध पौधा केंद्र कैप सेलाकुई के द्वारा किया जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट, तो यह आपका सेलाकुई में स्थित है। इसी के द्वारा दोस्तों इसको स्थापित किया जाएगा। इस योजना को थोड़ी डिटेल है, इसको जान लेते हैं। तो देखिए कैप की फुल फॉर्म होती है सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स, सगंध पौधा केंद्र। उत्तराखंड महक क्रांति, उत्तराखंड महक क्रांति का उद्देश्य है सुगंधित एरोमेटिक फसलों की खेती को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाना, रोजगार सृजित करना तथा पलायन कम करना है। इस नीति का क्रियान्वयन सगंध पौधा केंद्र कैप सेलाकुई द्वारा किया जाएगा। नीति के प्रथम चरण में 22,750 हेक्टेयर क्षेत्र में सुगंधित फसलों की खेती का लक्ष्य रखा गया है। नीति में क्लस्टर आधारित खेती, गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री, वैज्ञानिक तकनीक, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन तथा विपणन पर विशेष जोर दिया गया है। राज्य में 5 एरोमा वैली विकसित की जाएंगी। पहली है दोस्तों आपकी चमोली और अल्मोड़ा में, जो कि दमस्क रोज वैली है, जो कि 2000 हेक्टेयर में बनाई जाएगी। तिमूर वैली ये दोस्तों पिथौरागढ़ में बनाई जाएगी 5150 हेक्टेयर में। मिंट वैली ये दोस्तों उधमसिंह नगर में बनाई जाएगी, उधमसिंह नगर और हरिद्वार में। दालचीनी वैली ये दोस्तों चंपावत और नैनीताल में बनेगी। लेमन ग्रास वैली ये हरिद्वार, पौड़ी और देहरादून में बनाई जाएगी। किसानों की सुविधा के लिए 6 फसल विशिष्ट सैटेलाइट सेंटर
चंपावत, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा एवं देहरादून में स्थापित किए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि उत्तराखंड खेल विभाग ने पहली बार निम्नलिखित में से किन 4 नई खेल विधाओं को अपने कोटे में शामिल किया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शूटिंग, तैराकी, जिम्नास्टिक और आइस स्पोर्ट। इन चारों खेलों को दोस्तों उत्तराखंड खेल विभाग ने पहली बार अपनी नई खेल विधाओं के कोटों में शामिल किया है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इसी क्वेश्चन की डिटेल है उसको जान लेते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने खेल विभाग के कोटे में पहली बार 4 नई खेल विधाओं को शामिल किया। कौन कौन सी थी? शूटिंग, तैराकी, जिम्नास्टिक और आइस स्पोर्ट। इन खेल विधाओं के जोड़ने से खेल विभाग के अधीन संचालित खेलों की संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई। इन सभी खेलों का प्रशिक्षण 5 जुलाई से महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में प्रारंभ किया गया। राज्य गठन के बाद अब तक खेल विभाग के अंतर्गत फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, जूडो, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, क्रिकेट का प्रशिक्षण दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि उत्तराखंड में पहली बार किस वन्य जीव की वैज्ञानिक तरीके से गणना कराई जाएगी। तो दोस्तों ये की जाएगी गुलदार की। सही आंसर है ऑप्शन सी। तो उत्तराखंड में पहली बार गुलदार वन्य जीव की वैज्ञानिक तरीके से गणना की जाएगी। इससे पहले दोस्तों डीएनए आधारित एक राष्ट्रीय हाथी गणना की गई थी जिसमें उत्तराखंड का 5वां स्थान था। उस चीज़ को भी याद रखिएगा। पहला स्थान था कर्नाटक का। ठीक है, देखिए गुलदार का जो वैज्ञानिक नाम होता है तो पैंथ्रा पार्डस फुस्का, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। उत्तराखंड में पहली बार गुलदार की वैज्ञानिक तरीके से गणना कराई जाएगी। अब तक वैज्ञानिक गणना मुख्य रूप से बाघ की जाती थी। गणना का उद्देश्य गुलदार संरक्षण को मजबूत करना तथा मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को कम करना है। सर्वे के माध्यम से गुलदारों की वास्तविक संख्या, आवास तथा गतिविधियों का वैज्ञानिक आकलन किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में आयोजित प्रसिद्ध डांडा देवराना की जात्र किस देवता को समर्पित है। तो ये दोस्तों रुद्रेश्वर महादेव को समर्पित है। सही आंसर है ऑप्शन बी। जो आपका डांडा देवराना मेला है इसे दोस्तों राजकीय मेला भी घोषित किया जा चुका है, याद रखिएगा। डांडा देवराना की जात्रा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद की रवाई घाटी का प्रसिद्ध धार्मिक एवं सांस्कृतिक मेला है। यह मेला आषाढ़ मास में रुद्रेश्वर महादेव के सम्मान में आयोजित किया जाता है। इस मेले में रवाई घाटी के 65 गांवों के श्रद्धालु भाग लेते हैं। मेले में रवाई घाटी, कमल सेराई, जोनसार, टोंस घाटी, चक्राता, टिहरी गढ़वाल के 10 गढ़ी वाणगांव क्षेत्र के श्रद्धालु पहुंचते हैं। मेले में तांदी नृत्य किया जाता है और विशेष महत्व जो है दोस्तों जात्र उत्तराखंड की पारंपरिक देव यात्रा को कहा जाता है। जागर क्या होता है? तो जागर दोस्तों उत्तराखंड की पारंपरिक देव आवाहन लोक गायन परंपरा है। आगे बढ़ेंगे कि नशा मुक्त मित्र अवार्ड 2026 से किस शिक्षाविद एवं सामाजिक कार्यकर्ता को सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ललित जोशी को सम्मानित किया गया है। देखिए नशा मुक्त मित्र अवार्ड जो दिया गया 2026 में ये ललित जोशी को दिया गया। नशा को दूर करने के लिए युवाओं से ये कार्यक्रम इनके द्वारा चलाया जा रहा है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्यों के दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस प्रतिवर्ष 26 जून को मनाया जाता है। अभियान के दौरान ललित जोशी ने नशे को ना जिंदगी को हाँ जन जागरूकता अभियान चलाया। उन्होंने मलारी चमोली में आयोजित मैराथन सहित विभिन्न कार्यक्रमों में युवाओं को नशा मुक्त जीवन के लिए प्रेरित किया। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड के जौनपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध राजमोड़ मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। तो ये दोस्तों अलगाड़ या फिर अगलाड़ इस नदी के तट पर दोस्तों इसको मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी सी आपका सही हो जाएगा। राजमोड़ मेला ये उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद के जौनपुर क्षेत्र में ऐतिहासिक एवं पारंपरिक लोक मेला है। यह मेला अगलाड़ नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। लोक परंपरा के अनुसार इस मेले की शुरुआत 1866 में टिहरी नरेश
महाराजा भवानी शाह के द्वारा की गई थी। मेले में टिमरू की छाल, पत्तियों एवं बीजों से तैयार प्राकृतिक मोड़ को नदी में प्रवाहित किया जाता है और टिमरू का जो प्राकृतिक पाउडर होता है, ये मछलियां दोस्तों इसको सूंघकर बेहोश हो जाती हैं, अचेत हो जाती हैं, जिसके बाद दोस्तों इसको आसानी से पकड़ा जाता है। प्रत्येक वर्ष अलग अलग गांव के पंतीदार टिमरू का पाउडर तैयार करने की जिम्मेदारी निभाते हैं। मेले में ढोल, दमाऊ, रणसिंगा, तांदी एवं रासो जैसे पारंपरिक लोक वाद्य एवं नृत्य प्रमुख आकर्षण होते हैं। इस मेले में जौनपुर, जौनसार, रबाई, विकास नगर एवं मसूरी क्षेत्र सहित 114 गांवों से अधिक लोग भाग लेते हैं। आगे बढ़ेंगे कि घर बैठे डाक के माध्यम से मरीजों को नियमित निःशुल्क दवा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ये उत्तराखंड बना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो उत्तराखंड ये नियमित निःशुल्क दवा उपलब्ध कराने वाला डाक के माध्यम से पहला राज्य बन चुका है। उत्तराखंड मरीजों को डाक के माध्यम से घर बैठे नियमित निःशुल्क दवा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया। इस व्यवस्था की शुरुआत राज्य के सभी 95 विकास खंडों में आयोजित 3 दिवसीय अत्याधुनिक स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से की जाएगी। मरीजों का आधार, नाम, पता, बीमारी एवं स्वास्थ्य संबंधी विवरण डिजिटल रूप से दर्ज किया जाएगा। बीमारी के आधार पर मरीजों का डिजिटल वर्गीकरण कर नियमित उपचार सुनिश्चित किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि 660 मेगावाट क्षमता वाली किसाऊ जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये दोस्तों आपकी टोन्स नदी पर स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन सी। तो किसाऊ जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? टोन्स पर। कितनी मेगावाट की है? तो दोस्तों 660। किसाऊ बहुउद्देश्य जल विद्युत परियोजना टोन्स नदी पर स्थित है, जो कि यमुना नदी की सहायक नदी है। परियोजना की स्थापित विद्युत क्षमता 660 मेगावाट है। परियोजना से उत्पादित 660 मेगावाट बिजली उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश के बीच बराबर 50-50% बांटी जाएगी। इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्राप्त है। परियोजना के जल घटक की लागत का 90% केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि 10% लागत लाभान्वित राज्यों द्वारा साझा किया जाएगा। परियोजना के जल बंटवारे एवं वित्तीय प्रबंधन पर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं राजस्थान के बीच सहमति बनी है। देखिए जल का बंटवारा तो ये 6 राज्यों में होगा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, जबकि बिजली का जो बंटवारा होगा ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मध्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नशा मुक्त भारत सप्ताह 2026 का राष्ट्रीय समापन समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो ये दोस्तों हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में प्रस्तावित सीता सर्किट परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस मंदिर को शामिल नहीं किया गया? देखिए सीता सर्किट परियोजना, इसमें रघुनाथ मंदिर, वाल्मीकि मंदिर, लक्ष्मण मंदिर शामिल हैं, जबकि केदारनाथ मंदिर शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। सीता सर्किट परियोजना उत्तराखंड में प्रस्तावित धार्मिक एवं पर्यटन विकास परियोजना है। सीता सर्किट परियोजना उत्तराखंड में प्रस्तावित धार्मिक एवं पर्यटन विकास परियोजना है। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने विकासखंड कोट के फलसवाड़ी गांव में परियोजना का स्थानीय निरीक्षण किया। परियोजना के अंतर्गत सीता मंदिर के साथ रघुनाथ मंदिर, वाल्मीकि मंदिर एवं लक्ष्मण मंदिर को शामिल किया गया। परियोजना का उद्देश्य प्रमुख धार्मिक स्थलों की एकीकृत आध्यात्मिक एवं पर्यटन परिपथ के रूप में विकसित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राज्यपाल बनने का कीर्तिमान किसने स्थापित किया? तो ये दोस्तों गुरमीत सिंह ने किया है। तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, तो ये उत्तराखंड के इतिहास के सबसे लंबे कार्यकाल वाले राज्यपाल बन चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ये 6 जुलाई 2026 को 1756 दिनों का कार्यकाल पूरा कर पूर्व राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। 2021 में उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह
ने 15 सितंबर 2021 को 8वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। सुदर्शन अग्रवाल ने 8 जनवरी 2023 से 28 अक्टूबर 2007 तक कुल 1755 दिनों तक उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। तो याद रखिएगा, हम गुरमीत सिंह से पहले दोस्तों सुदर्शन अग्रवाल को पढ़ते थे सबसे लंबे कार्यकाल के लिए। अब दोस्तों सबसे लंबा कार्यकाल गुरमीत सिंह का हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि देवभूमि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री पुरस्कार से सम्मानित उत्तराखंड के किंग कोबरा पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम क्या है? तो दोस्तों द डिवाइन मदर, ऑप्शन बी द डिवाइन मदर। ये जो मूवी है ये दोस्तों सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री पुरस्कार पाने वाली मूवी है। ठीक है, बात कर लेंगे दोस्तों इस मूवी की। तो ये जो मूवी है ये उत्तराखंड के किंग कोबरा पर आधारित एक वन्यजीव डॉक्यूमेंट्री है। इस फिल्म को 3 से 5 जुलाई 2026 तक मंडी हिमाचल प्रदेश में आयोजित देवभूमि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिल्म का निर्माण ये पद्मश्री से सम्मानित अनूप साहा एवं पार्थ शर्मा ने किया। फिल्म का निर्देशन अजय सूरी ने किया था और इस डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग लगभग 18 महीनों तक कुमाऊं एवं गढ़वाल के दुर्गम वनों में की गई थी। फिल्म में किंग कोबरा के जीवन, व्यवहार तथा हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाया गया है। द डिवाइन मदर, इसका शीर्षक मादा किंग कोबरा की अद्भुत मातृत्व भावना से प्रेरित है। किंग कोबरा विश्व की उन विरल सर्प प्रजातियों में से है जो घोंसला बनाती है तथा अंडों की रक्षा करती है। फिल्म का चयन सितंबर 2026 में जर्मनी में आयोजित ग्रीन स्क्रीन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी किया गया है। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न था। आगे बढ़ जाएंगे और बताना है कि देहरादून में आयोजित छठे लोक संवर्धन पर्व का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? तो ये दोस्तों किरण रिजिजू ने किया है। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो देहरादून में आयोजित किया गया था छठा लोक संवर्धन पर्व, जिसका उद्घाटन किरण रिजिजू ने किया। छठे लोक संवर्धन पर्व का आयोजन देहरादून के परेड ग्राउंड में किया गया था। इसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था। ये जो उत्सव है ये आपका 11 से 15 जुलाई तक आयोजित किया गया। उत्तराखंड केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के साथ लोक संवर्धन पर्व के आयोजन में साझेदारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड में सेवा, सुशासन और समर्पण हर नागरिक तक हर द्वार सरकार सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया? तो ये दोस्तों IDPL ग्राउंड ऋषिकेश में किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए, सेवा, सुशासन और समर्पण हर नागरिक तक हर द्वार सरकार सेवा पखवाड़े का शुभारंभ 4 जुलाई 2026 को ऋषिकेश में किया गया था। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया था। याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि उत्तराखंड के प्रथम एवं भारत के 10वें राज्य खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये दोस्तों गोलापार हल्द्वानी में की जा रही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए, राष्ट्रीय खेल नीति 2025 के अनुरूप नई उत्तराखंड राज्य खेल नीति तैयार की जाएगी। उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय गोलापार हल्द्वानी में आगामी माह से शैक्षणिक सत्र प्रारंभ किए जाएंगे। उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय उत्तराखंड का प्रथम एवं भारत का 10वां राज्य खेल विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय में 39 खेल अवसंरचना घटकों का विकास किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय पुस्तकालय, अनुसंधान केंद्र, शूटिंग रेंज, 8 लेन एथलेटिक्स ट्रैक, फुटबॉल मैदान एवं हॉकी मैदान शामिल हैं। एक ब्लॉक एक मिनी स्टेडियम योजना के तहत अब तक 48 मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जा चुका है तथा 10 मिनी स्टेडियम निर्माणाधीन है। तो याद रखें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस स्पेशल ओलंपिक भारत नेशनल चैंपियनशिप फिगर एंड स्पीड स्केटिंग का आयोजन उत्तराखंड में कहाँ किया जा रहा है? तो ये दोस्तों आपका हिमाद्री आइस रिंग महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में किया जा रहा है। सही आंसर है ऑप्शन
बी। ठीक है, देखिए नेशनल ओलंपिक भारत नेशनल चैंपियनशिप फिगर एंड स्पीड स्केटिंग का आयोजन हिमाद्री आइस रिंक महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में किया जा रहा है। प्रतियोगिता का उद्घाटन उत्तराखंड के खेल मंत्री रेखा आर्या जी के द्वारा किया गया। इस प्रतियोगिता में 11 राज्यों के 100 से अधिक विशेष श्रेणी के खिलाड़ियों ने भाग लिया। नई खेल नीति में विशेष प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता एवं खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह आयोजन समावेशी खेल संस्कृति को बढ़ावा देने तथा दिव्यांग खिलाड़ियों को राष्ट्रीय मंच प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन है हमारा कि उत्तराखंड वन विभाग द्वारा मानसून के दौरान वन्यजीवों की सुरक्षा तथा शिकार एवं तस्करी पर रोक लगाने के लिए प्रारंभ किए गए विशेष अभियान का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है ऑपरेशन मानसून। ठीक है, तो ऑपरेशन मानसून ये जो आपका ऑपरेशन है, इसके द्वारा वन्यजीवों की सुरक्षा तथा शिकार एवं तस्करी पर रोक लगाने के लिए इसको शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने जुलाई महीने के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, उनके एक्स्ट्रा फैक्ट्स को देखा, जिससे आपके आने वाले एग्जाम में आपको पूरी हेल्प मिल सके। आज की इस क्लास का होमवर्क है कि हाल ही में उत्तराखंड हाई कोर्ट को किस स्थान पर स्थानांतरित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो ये होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा और साथ में आपको बताना है कि यह क्लास आपको कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको ज़रूर पसंद आई होगी। देखिए, जो आपका 23 अगस्त को हाई कोर्ट स्टेनो क्लर्क का एग्ज़ाम होने जा रहा है, इस एग्ज़ाम में आपका 8 मार्क्स का नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर पूछा जाएगा। ठीक है, जो कि उत्तराखंड करंट अफेयर से अलग है। ठीक है, उत्तराखंड करंट अफेयर उत्तराखंड जीएस में आएगा और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स दोस्तों ये अदर जीएस में है। ठीक है, तो 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो अगर आपने अभी तक नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर नहीं पढ़ा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसको पढ़ सकते हैं। उसकी एक मैराथन क्लास मिल जाएगी जिसमें हमने 350 क्वेश्चन किए हैं जो कि पिछले 8 महीनों के हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बारे में अपना इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।